अस्सलाम वालेकुम आदाब। अगर आपको कोई तोहफा लाकर दे जो बहुत खूबसूरत गिफ्ट रैपर में हो और इस तोहफे का आप बरसे से इंतजार भी कर रहे थे, लेकिन सितम यह है कि आप इसको ना खोल सकते हैं ना इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर डबल सितम यह कि आपको तोहफा खूब ढिंडोरा पीट कर और सबको बताकर दिया गया है कि देखो हम इनको ये तोहफा दे रहे हैं। मोदी जी ने कहा कि शायद भगवान ने इन्हें इसी तरह के कामों के लिए जन्म दिया है और बड़ी शान से इस बिल का ऐलान किया। मैं बात कर रहा हूं विमेन रिजर्वेशन बिल की। आपने शायद अब तक विमेन रिजर्वेशन बिल पर काफी कुछ देख लिया होगा। इस उन्वान से भी देखा होगा कि सरकार ने जो बिल पेश किया है इसमें कोटा विद इन कोटा के तहत एससी एसटी और एंग्लो इंडियन को कोटा दिया गया है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो खुद को ओबीसी बताते हैं, तो इस बिल में ओबीसी और माइनॉरिटीज को अलग से रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। इस पर आवाजें उठ रही हैं कि जो कोटा विद इन कोटा के तहत एससी एसटी को रिजर्वेशन दिया गया है, इसी तरह ओबीसी को और माइनॉरिटीज को क्यों नहीं। ओबीसी को तो जनरल सिस्टम में रिजर्वेशन मौजूद भी है, तो वो यहां क्यों नहीं। और मोदी जी ने खुद को मुस्लिम औरतों का हमदर्द और भाई बताकर 3 तलाक का कानून लाया था, तो माइनॉरिटीज को भी क्यों नहीं। लेकिन इन सब बातों से अभी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने यह बिल ऐसा पेश किया है कि कम से कम 2026 तक तो यह कानून लागू नहीं हो सकेगा। इसका मतलब यह है कि 2029 तक लोकसभा के उन्वान से औरतें इसका फायदा भी नहीं उठा सकती। यानी वो तोहफा जो खवातीन यहां से कम 6 साल तक इससे फायदा नहीं उठा सकती। इसमें जो दो बड़ी रुकावटें बताई जा रही हैं, एक है डिलिमिटेशन और दूसरी है सेंसस। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये डिलिमिटेशन आखिर क्या है और इसकी क्यों जरूरत है। वैसे विमेन रिजर्वेशन को नारी शक्ति वनदन अभियान द कॉन्स्टिट्यूशन 128 अमेंडमेंट बिल 2023 का नाम दिया गया है, जिसमें लोकसभा और स्टेट असेंबलियों में खवातीन के लिए, वुमेन्स के लिए 33% रिजर्वेशन फिक्स रहेगा, सीटें फिक्स रहेगी। लेकिन इस बिल के साथ ये बात कही गई है कि ये बिल उस वक्त इंप्लीमेंट होगा जब डिलिमिटेशन की कार्रवाई पूरी हो जाएगी और इसके लिए सेंसस यानी कि जनगणना कराना कंपलसरी है। बिल के हिसाब से 2021 के सेंसस जो कि हुए नहीं है और जब भी होंगे वो असल में तय करेगा कि डिलिमिटेशन का सिस्टम क्या होगा। और जाहिर सी बात है कि इसकी बुनियाद पर देश में एमपीज की और एमएलएस की तादाद भी बढ़ेगी और फिर ये सिस्टम लागू होगा। यानी आम लफ्जों में फिलहाल पार्लियामेंट में जो तादाद है हम इसमें से नहीं देना चाह रहे हैं, बल्कि सीटें बढ़ाकर उसमें उस वक्त दी जाएंगी। इस तरह अभी वाले जो मर्द एमपीज वो भी खुश और औरतों को फिर जो है 2029 के मौके से रिजर्वेशन। और चूंकि 2024 के चुनाव को बस कुछ महीने बाकी हैं, तो पार्लियामेंट में खवातीन को रिजर्वेशन 2029 से पहले मिलने से रहा, वो भी अगर सब ठीक ठाक रहा तो। वैसे सवाल यह भी है कि डिलिमिटेशन की जरूरत क्यों है। वजह बताई जा रही है कि मुल्क में आबादी काफी बढ़ गई है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ असेंबलियों की तादाद पुरानी ही है, इसलिए जिससे एक आदमी ज्यादा लोगों का नुमाइंदा बना हुआ है और वो सबका ख्याल नहीं रख पाता है। बेसिकली हमारे बेचारे एमपीज और एमएलएस पर बोझ बढ़ गया है। लोकसभा एमपीज को इलाके की आबादी और एमएलएस की तादाद के हिसाब से उनको उनका एरिया दिया जाता है। यही सिस्टम एमएलएस का भी होता है। पहले मानो 10 लाख वोटरों पर एक एमपी होता था, तो अब 15 लाख इससे या उससे ज्यादा पर एक एमपी चल रहा है। आबादी के अलावा डिलिमिटेशन में ज्योग्राफिकल एरिया भी देखा जाता है, ताकि एक पार्टी अपने मजबूत इलाकों में ज्यादा एमपीज या ज्यादा एमएलएस ना बना दे। हालांकि बनाते वक्त अक्सर देखने में यही आता है या इसी तरह की आवाजें उठती हैं कि अपने एरिया में जिसके पास पावर है उसने अपने एरिया में ज्यादा बनवा लिया। डिलिमिटेशन दस्तूर के हिसाब से हर सेंसस के बाद करना जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 81, 170, 330 और 332 जो कि रिजर्वेशन की बात करते हैं, इसमें भी डिलिमिटेशन की बात की गई है। ये काम कहने के लिए तो एक आजाद डिलिमिटेशन कमीशन करता है, हालांकि ये तय कैसे होगा कि वो आजाद है, इस पर तो कोई और ज्यादा बात कहने की जरूरत नहीं। वैसे तो सेंसस हमारे मुल्क में आजादी के बाद से 1952 में, 1963 में, 1973, 2002 और 2011 में हुए थे और आखिरी डिलिमिटेशन 2002 में हुआ था। और इस वक्त भी एमपीज की तादाद बढ़ी नहीं थी, सिर्फ इलाकों की बाउंड्रीज को काटा गया था। यानी कि हमारे लोकसभा की आज की तादाद 1976 से जो चली आ रही है वही है। हमारे मुल्क का दस्तूर इस एंगल से 1976 में बदला गया था, जिसे 42nd अमेंडमेंट कहा गया, फिर 2001 में 84th और फिर 2003 में 87th अमेंडमेंट किया गया। दस्तूर के मौजूदा प्रोविजन के हिसाब से अगला डिलिमिटेशन 2026 के बाद वाले सेंसस के बाद करना जरूरी है, जो कि 84वें अमेंडमेंट के 25 साल बाद होगा। नॉर्मल हालात में इसे 2031 के सेंसस के बाद होना चाहिए था, लेकिन चूंकि 2021 में सेंसस नहीं हुए इसलिए अब 2026 के बाद होगा। अगर सेंसस का काम अगले साल शुरू होता है
तो काम पूरा होते होते साल 2025 आ जाएगा। इस तरह 2026 में डिलिमिटेशन हो सकेगा और 2029 में लोकसभा में आज से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे। चलिए तेजी से देखते हैं कि पहली लोकसभा से अब तक कब कब कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। पहली लोकसभा जो 1952 से 57 में थी, इसमें 489 एमपीज थे। इस वक्त कुल 17 करोड़ 30 लाख वोटर थे। इस वक्त कांग्रेस ने 364 सीटें जीती थी, सीपीआई ने 16 सीटें और सोशलिस्ट पार्टी ने 12 सीटें जीती थी। इस वक्त की बीजेपी जो भारतीय जनसंघ के नाम से जानी जाती थी, इसने 3 सीटें जीती थी और जवाहरलाल नेहरू जो है वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बने थे। दूसरी लोकसभा जो 1957 से 62 के दरमियान थी, इस वक्त भी कुल 494 एमपीज की सीटें थी। इसमें से कांग्रेस ने 371 सीटें जीती थी, सीपीआई ने 27, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने 19 और भारतीय जनसंघ ने 4 सीटें जीती थी और जवाहरलाल नेहरू जो है वो दूसरी मर्तबा प्राइम मिनिस्टर बने थे। अब तीसरी लोकसभा का जो टाइम पीरियड था वो 1962 से लेकर 67 के बीच में था। उस वक्त भी 494 सीटें थी लोकसभा में, जिसमें से कांग्रेस ने 361 सीटें जीती थी। जवाहरलाल नेहरू तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने थे, लेकिन 64 में उनकी मौत हो जाने के बाद गुलजारी लाल नंदा और फिर उनके बाद ये टेम्पररी बने थे, इंटरिम, और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनाए गए थे। लेकिन फिर 19 महीने के बाद उनकी भी मौत हो जाने के बाद 1966 में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनाई गई थी। चौथी लोकसभा यानी 1967 से 70 में कुल 25 करोड़ वोटर्स हो गए थे और लोकसभा की सीटें बढ़कर 520 हो गई थी, जिसमें 283 कांग्रेस ने जीती थी और इंदिरा गांधी दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनी थी। पांचवी लोकसभा जो 1971 से 77 तक रही, इसमें 518 लोकसभा सीटें थी, जिसमें इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस ने 352 सीटें जीती थी। इसी के बीच 1975 में इमरजेंसी भी लगी थी। छठी लोकसभा 1977 से 79 के बीच में कुल 542 सीटें थी। ये इमरजेंसी के बाद के पहले इलेक्शन थे। जनता पार्टी या भारतीय लोकदल सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई और पहली बार कांग्रेस हारी। भारतीय लोकदल 1974 में बनी थी, जिसमें इमरजेंसी की वजह से 7 पार्टियां आपस में मिलकर उन्होंने ये पार्टी बनाई थी। इसमें स्वतंत्र पार्टी, उत्कल कांग्रेस, भारतीय क्रांति दल और सोशलिस्ट पार्टी जैसी पार्टियां शामिल थी। इस वक्त 542 सीटों में से बीएलडी ने 295 सीटें जीती और कांग्रेस ने 154 सीटें जीती थी। मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन अलायंस के कुछ पार्टियों के अलग हो जाने के बाद 1979 में इनको हटना पड़ता है और चरण सिंह प्रधानमंत्री बन जाते हैं। 7th लोकसभा जो थी वो 1980 से 84 के दरमियान थी। इसमें 529 लोकसभा सीटें थी। भारतीय लोकदल के तजुर्बे के नाकाम हो जाने के बाद इंदिरा गांधी की कांग्रेस ने दोबारा सरकार बनाई, बाउंस बैक किया और 353 सीटें जीती। 8वीं लोकसभा 1984 टू 89 में 514 सीटें थी, जो इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद के पहले इलेक्शन थे और 84 में सिखों के खिलाफ फसाद फूट पड़ा और राजीव गांधी की लीडरशिप वाली कांग्रेस ने अब तक के सबसे ज्यादा 404 सीटें जीती थी। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का पहला इलेक्शन था जिसने सिर्फ 2 सीटें जीती थी। 9वीं लोकसभा 9th लोकसभा 1989 टू 91 में, जिसमें 529 लोकसभा सीटें थी, इस वक्त कांग्रेस के खिलाफ काफी इश्यूज के जोर पकड़ने से पहली बार हंग असेंबली बनी। कांग्रेस को 197 सीटें, जनता दल को 143 सीटें और बीजेपी को 85 सीटें मिली थी। जनता दल से प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी वीपी सिंह बने थे। फिर 1990 में कांग्रेस के सपोर्ट से चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने थे। 10वीं लोकसभा 1991 से 96, इस मौके पर राजीव गांधी का कत्ल होता है। कुल 521 लोकसभा सीटें थी, जिसमें से कांग्रेस ने फिर एक बार सबसे ज्यादा 232 सीटें जीती थी और बीजेपी ने 120 सीटें जीती थी। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने थे। ये वही दौर था जिसमें मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर उभरकर सामने आए थे। फिर 11वीं लोकसभा 1994 टू 98, इस मौके पर कांग्रेस में फूट पड़ी और उससे बहुत सारी पार्टियां निकली और बीजेपी को सबसे ज्यादा 161 सीटें मिली, कांग्रेस को 140 सीटें मिली। इसी दौर में शिवसेना, टीडीपी, डीएमके जैसी पार्टियां बनकर सामने आई थी। अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। फिर 18 महीनों के लिए देवी गौड़ा प्रधानमंत्री बनाए गए थे और उसके बाद आई के गुजराल प्रधानमंत्री इस दौर में बने थे। 12वीं लोकसभा 1998 से 99, इसमें 543 लोकसभा सीटें थी। बीजेपी को सबसे ज्यादा 182 सीटें और कांग्रेस को 141 सीटें मिली थी। बीजेपी ने एनडीए बनाकर सरकार बनाई थी, लेकिन 13 महीनों के बाद एआईएडीएमके के सपोर्ट हट जाने की वजह से सिर्फ 1 वोट की कमी से वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी। 13वीं लोकसभा 1999 से 2004, इसमें बीजेपी को दोबारा से 182 सीटें, कांग्रेस को 114 सीटें और दूसरी पार्टियों को 185 सीटें मिली थी। वाजपेयी जी फिर एक बार प्रधानमंत्री बने थे। 14वीं जो लोकसभा थी वो 2004 से 2009,
इस वक्त 543 लोकसभा मेंबर्स थे, इसमें से बीजेपी को 139, कांग्रेस को 145 और दूसरी पार्टियों को 159 सीटें मिली थी। और कांग्रेस ने यूपीए बनाकर सरकार बना ली थी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे। 15वीं लोकसभा थी वो 2009 से 2014 में दोबारा यूपीए की सरकार बनी और मनमोहन सिंह जो है वो प्रधानमंत्री बने थे। और पिछली 2 टर्म से जो है हम देख रहे हैं मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए। 1970 से 71 के बाद से तकरीबन 543 लोकसभा सीटें चली आ रही हैं। सेंसस प्रोसेस में काफी सवाल उठ खड़े हुए हैं और दस्तूर में यह लाजिम था कि रियासतों की आबादी के हिसाब से पार्लियामेंट सीटें बढ़ाई जाएंगी। अब नॉर्थ इंडिया में आबादी तेजी से बढ़ी थी और साउथ इंडिया में फैमिली प्लानिंग की वजह से आबादी पर कंट्रोल था और इससे वहां कम सीटें बढ़ पा रही थी। लेकिन इसको हल करने 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार ने 42वां जो अमेंडमेंट दस्तूर में लाया था, इसके बाद एनडीए 1 के अंडर में यानी वाजपेयी जी के दौर में 91वां अमेंडमेंट 2002 में लाया गया। इसमें यह तय हुआ कि डीलिमिटेशन नए सिरे से लेने के हक में और खिलाफ में मुस्तकिल डिमांड चली आ रही है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स के प्रोग्रेस को देखते हुए सरकार नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के तहत यह तय करती है कि मौजूदा डीलिमिटेशन को 2026 तक रोका जाता है। साल 2026 इसलिए चुना गया था कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के हिसाब से सरकार को पॉपुलेशन ग्रोथ में कमी की 2026 तक आ जाने की उम्मीद थी। दूसरे अल्फाज में सरकार ने आबादी को कम करने की जो पॉलिसियां या प्रोग्राम बनाए थे वो उम्मीद के हिसाब से इस ईयर तक पूरा होना था या 2026 तक कंप्लीट होना था। यानी ये कि इस साल तक बड़ी हद तक डेथ रेशो और बर्थ रेशो 1 पर आ जाने पॉसिबल थे। तो अब अगर ठीक से 2025 तक सेंसस का काम मुकम्मल होता है तो 2026 में डिलिमिटेशन होगा और किस स्टेट में कितनी सीटें बढ़ेंगी वो हमें पता चल जाएगा और फिर जाकर विमेन रिजर्वेशन बिल लागू हो सकेगा, जिसका ऐलान इस साल किया गया है। तो ये थी विमेन रिजर्वेशन और डिलिमिटेशन का पूरा मसला। आबादी दोबारा से सेंसस में कैलकुलेट होगी, कितने का लोगों पर एक एमपी वो डिफाइन होगा, कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज डिवाइड होगी, कुछ में एरिया डिवाइड होगा और फिर तय होगा कि किस स्टेट के किस एरिया में एमपीज बढ़ाए जाएंगे और उसके बाद एक नई एमपीज की तादाद के साथ जो है 2029 के इलेक्शन होंगे। तब तक विमेंस को जो तोहफा उनके हाथों में दिया गया है उसे संभाले रखना होगा उसी रैपर में बंद की तरह, जब तक डिलिमिटेशन और सेंसस नहीं हो जाते। जब वो होंगे तो फिर वो रैपर खोलकर अपना तोहफा इस्तेमाल कर सकेंगी। तो ये थी विमेन रिजर्वेशन और डिलिमिटेशन की कुछ डिटेल्स। इंशाल्लाह फिर कुछ टॉपिक के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।